अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रेडियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, दैट इज़ एक्सरे मशीन फ़िज़िक्स, जिसमें एक्सरे मशीन के 3 कंपोनेंट्स के बारे नाम हमने पढ़ लिए थे और एक्सरे ट्यूब हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था, उसको हम पढ़ रहे थे। हमने कहा कि एक्सरे ट्यूब जो है वो एक ऐसी ट्यूब है जिसके 2 एंड्स हैं, एक है पॉजिटिव एंड एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड को हमने कैथोड कहा था, एनोड कहा था सॉरी, और नेगेटिव एंड को हम कैथोड कह रहे हैं। अब जो पॉजिटिव एंड है वो रिसीविंग एंड है, और जो भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे उन्होंने किसकी तरफ मूव करना है? एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चीज़ होती है वो आपस में रिपेल करते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज साइड ऑफ ट्यूब की तरफ, एनोड की तरफ मूव करते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो हमारी ये ट्यूब होती है इसमें एनोड के ऊपर एक रिसीविंग एंड है और कैथोड के ऊपर टंगस्टन फिलामेंट है, और वो फिलामेंट जो है वो कप के साथ अटैच होती है ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलें वो टंगस्टन टारगेट पे फोकसली निकले, इधर उधर डिस्पर्स ना हो, इधर उधर ना उनकी मूवमेंट हो। ठीक है, अब हमने बात की कि ये जो सारी ट्यूब है ये ग्लास ट्यूब है, और ये ग्लास ट्यूब लेड डबल कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड होती है, ये लेड की कवरिंग के अंदर पड़ी होती है। और उस लेड डबल कवरिंग के अंदर भी मज़ीद क्या होता है? एक ऑयल प्रेजेंट होता है, जो कि ऑयल इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और दूसरा थर्मल कुशन। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मतलब वो करंट को उसके इर्द गिर्द से पार नहीं होने देगा, और जाहिर सी बात है जब 2 लेड की लेयर होंगी तो उसमें हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से हो सकता है कि स्पार्किंग आपस में फ्रिक्शन की वजह से ही हो जाए, लेकिन अगर उसके दरमियान कोई लिक्विड, कोई ऑयल वगैरह प्रेजेंट होगा तो इसको कुशनिंग इफेक्ट भी मिलेगा। जैसे हम लोग घर में कुशन यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ के लिए करते हैं? ताकि वो चीज़ कंफर्ट प्रोवाइड करे। तो इसी तरह लेड की डबल लेयर की प्रोटेक्शन, उसकी कंफर्ट के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ऑयल प्रेजेंट है। अच्छा जी, आगे हमने कैथोड की भी बात कर ली थी, एनोड की भी बात कर ली थी, और हमने कहा था एनोड के 2 हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टेशनरी एनोड एंड सेकंड वन इज़ रोटेटिंग एनोड। स्टेशनरी एनोड में जब भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड वाली साइड पे आके बम्बार्ड होंगे तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जब जो चीज़ मिसाल के तौर पे अगर आप किसी चीज़ को मुसलसल आग के ऊपर रखेंगे तो वो ओवर हीट हो जाएगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको इधर उधर मूव करवाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा उसको एक्सपोजर भी देंगे हीट का, तो वो देर के बाद गर्म होती है। ठीक है, तो रोटेटिंग एनोड और स्टेशनरी एनोड का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि स्टेशनरी में कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉन जब बम्बार्ड होते हैं तो वो जल्दी हीट अप हो जाती है, लेकिन रोटेटिंग एनोड जब हमारे पास होगा तो वो कॉन्टीन्यूसली रोटेट करता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, और हर जब सर्कुलर मूवमेंट उसकी होगी तो एवरी साइकिल के बाद एक नई फिल्म वहाँ पे आएगी, तो उसके ओवर हीट होने के चांसेस भी इसलिए कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं। अब अगर एनोड की 2 टाइप्स हैं, स्टेशनरी और रोटेटिंग, तो स्टेशनरी एनोड भी कुछ मशीन्स में यूज़ होता होगा और कुछ मशीन्स ऐसी होंगी जिनमें रोटेटिंग एनोड यूज़ होता होगा। ज़ाहिर सी बात है ना, अगर 2 टाइप्स हैं एनोड की। अब कुछ मशीन्स हैं जिनमें हम कहेंगे कि इसकी जो एक्सरे ट्यूब है उसके अंदर रोटेशनरी एनोड लगा हुआ है, और कुछ मशीन्स हैं जिनके अंदर स्टेशनरी एनोड लगा हुआ है। तो वो मशीन्स कौन सी हैं और उनका स्पेसिफिक एक पर्पज़ होता है, ये नहीं कि उनको हम लोगों ने वैसे ही लगा दिया अपनी मर्ज़ी से। जो एनोड स्टेशनरी होता है ना, मोस्टली जो डेंटल प्रोसीजर्स के लिए हम लोगों ने एक्सरेज कराने होते हैं, तो उन मशीन्स के अंदर जो एनोड होता है दैट इज़ स्टेशनरी एनोड। कौन सा एनोड होता है? स्टेशनरी एनोड। और दूसरी पोर्टेबल मशीन्स हैं, कुछ स्पेशल पर्पसेस या करंट आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, तभी हम स्टेशनरी एनोड की ही यूज़ करते हैं, ये पहले भी बात हो चुकी है। और रोटेटिंग एनोड हमने कहा था जब फ्लोरोस्कोपी करनी हो, बहुत बड़ी स्टैटिक एक्सरे मशीन्स हों, या कोई इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हम लोगों ने करने हैं, तब हमें क्या चाहिए? रोटेटिंग एनोड। यहाँ तक डिस्कशन लास्ट लेक्चर में भी हो चुकी थी। अब हमने बात करनी है कि रोटेटिंग एनोड है, कोई चीज़ सर्कुलर मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। अब वो खुद तो ऐसे रोटेट नहीं कर सकती, उसको क्या चाहिए? रोटेशन के लिए एनर्जी चाहिए, कोई ना कोई उसको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, उसको पावर चाहिए कि वो एनोड मूव कर सके।
अब एक मोटर होती है जो उसको वो एनर्जी दे रही होती है कि वो रोटेट कर सके। रोटेटिंग एनोड को ड्राइव करने के लिए इस मोटर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर। अच्छा जी, अब हमारे पास इसने कहा है कि ये सारी ट्यूब जो है वो किस में बंद है? एक इवैक्यूएटेड ग्लास इनवेल्प में। एक ग्लास की ट्यूब है, उसके अंदर ये सारी ट्यूब इनक्लोज्ड है, ये जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, और इसके ऊपर क्या है? डबल कवरिंग ऑफ लेड। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास आ जाता है दूसरा पार्ट। ये हमने सारी बातें जो की हैं, डिस्कशन हमारी हुई है, दैट इज़ रिगार्डिंग द एक्स-रे ट्यूब। अब हमने कंट्रोल कंसोल की बात करनी है। अब कंट्रोल कंसोल का मतलब क्या होता है? हमेशा मशीन, कोई भी मशीन को हम लोग कंसोल कह रहे होते हैं। अब कंट्रोल कंसोल क्या करता है? कंट्रोल कंसोल ने मशीन को जो भी करंट आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, चाहे आप मिली एम्पेयर्स में दे रहे हो, किलो वोल्टेज में दे रहे हो, यानी उसकी पावर, उसका करंट, उसका वोल्टेज जो कंट्रोल करने वाली मशीन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? कंट्रोल कंसोल। ठीक है, जैसे आप सादा सी एग्जांपल इसकी ले लें कि जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, वो भी एक कंसोल है ना, उसका पर्पज़ क्या है? जो कपड़े धोना। अब उसकी क्या स्पीड रखनी है, उसको आपने कितना करंट देना है, वो तो पहले उसकी मैकेनिक सेट होती है, लेकिन आपने तेज़ चलाना है स्पिन या फिर उसको स्लो चलाना है, ये आपकी मर्ज़ी होती है, वो आप कंट्रोल कर रहे होते हो। इसलिए जब एक्स-रे ट्यूब के साथ आपके पीछे मशीन लगी होती है, वो मशीन आपने कंट्रोल करनी होती है कि आपने एक्स-रे ट्यूब को कितना करंट देना है, कितना वोल्टेज देना है कि वो जाए उस तक। ठीक है, और उसके बाद जाहिर सी बात है करंट जाएगा, फिर वही कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन फिलामेंट से फोकस होके एनोड के कैप की तरफ जाएंगे, और वहाँ पे जाके हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब उस मशीन के आगे आप देखेंगे तो दो तरह की उसने हेडिंग्स दी हुई हैं। एक उसने दिया हुआ है किलो वोल्टेज एंड सेकेंड वन इज़ मिली एम्पेरेज। किलो वोल्टेज में क्या है कि इसमें हमने एनर्जी देनी है, लाइट एनर्जी देनी है एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, और उस एनर्जी पैकेट को हम लोग फोटोन्स कह रहे हैं। ठीक है, अब किलो वोल्टेज में आपने वोल्टेज सेट करने हैं, फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी आपकी इमिट होगी, और मिली एम्पेयर्स में वो छोटा यूनिट है, तो उसमें करंट थोड़ा कम फ्लो होगा और कम आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब टेम्परेचर फिलामेंट की आप बात करो, क्योंकि इसमें एक टेम्परेचर फिलामेंट भी है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा कैथोड के ऊपर हीट ज़्यादा पड़ेगी, उतने ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे, और उतनी ही ज़्यादा आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, यानी हीट ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, कैथोड पे बम्बार्डमेंट ज़्यादा होगी, कैथोड से फिर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा निकलेंगे तो एनोड की तरफ जाके वो अब्जॉर्ब भी ज़्यादा होंगे, और वहाँ से फिर ज़्यादा हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब फिलामेंट करंट की भी उसने यही बात की हुई है कि जैसे जैसे करंट आप ज़्यादा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे, और हमारे पास एक्सरेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। सेम विद द केस हीट, जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट होंगे, निकलेंगे, और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी।